म्यूल्स के नाम से जाना जाता है और ये आर्मी की एडवांस्ड ऑटोनोमस रोबोटिक को रिप्रेजेंट करेगा। डीआरडीओ का लॉन्ग रेंज एंटीशिप हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल भी डेब्यू करेगा, विच इज अ प्राउड थिंग फॉर आवर कंट्री। ये टैरिफ उन चिप्स पर लागू होता है जो यूएस से होकर एक्सपोर्ट होते हैं, खासकर चाइना के लिए। नेक्स्ट टाइम अगर तुम हगोगे तब भी उसके ऊपर ट्रम्प टैरिफ लगा देगा। सिर्फ 4 साल ही पहले मेटा ने अपनी पूरी आइडेंटिटी मेटावर्स और वीआर विजन पर एक बहुत बड़ा बेट लगाया था, जो अभी ऑफिशियली इज नाउ ओवर। ये भी गरीब यूजर्स हो, आई मीन तुम जो फ्री में चैट जीपीटी यूज कर रहे हो, वो सब अभी एड्स देखेंगे और कंपनी एड्स को सेंसिटिव टॉपिक्स जैसे हेल्थ या पॉलिटिक्स के आसपास कभी भी फ्लो होने नहीं देगा। हेलो, नमस्ते, सलाम, वेलकम टू मंडे मॉर्निंग शो, जहां हम करते हैं हफ्ते भर का टेक्नोलॉजी न्यूज का ब्रेकडाउन। नो बकचोदी, सिर्फ यांत्रिक और विज्ञान का शोडाउन। पहले हाइलाइट्स ऑफ द वीक। रुको, विशिंग यू अ हैप्पी रिपब्लिक डे। जैसा कि हम सबको मालूम है कि आज के दिन कर्तव्य पथ में पैरेड के टाइम हमारा देश हमारा डिफेंस सिस्टम को शोकेस करती है। तो इसी साल नई बात नहीं है, इसी साल इंडियन आर्मी ने कुछ राइफल माउंटेड रोबोटिक डॉग्स को रिपब्लिक डे पैरेड में कि रिहर्सल में कर्तव्य पथ न्यू दिल्ली में ऑलरेडी दिखाया है, जो ऑफिशियली पैरेड में शोकेस होगा या ऑलरेडी हो चुका होगा जब तक ये वीडियो आएगी। ये रोबोट्स टेक्निकली मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट म्यूल्स के नाम से जाना जाता है और ये आर्मी की एडवांस्ड ऑटोनोमस रोबोटिक को रिप्रेजेंट करेगा। पैरेड में सिर्फ ये फ्यूचरिस्टिक रोबोटिक्स डॉग्स ही नहीं बल्कि डीआरडीओ का लॉन्ग रेंज एंटीशिप हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल भी डेब्यू करेगा, दिखाता हुए कि इंडिया की डिफेंस टेक कितनी तेज गति से आगे बढ़ रही है। डीआरडीओ ने हैदराबाद में अपना फुल स्केल स्क्रैमजेट इंजन का लॉन्ग ड्यूरेशन ग्राउंड टेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट किया, जिसमें इंजन 12 मिनट से ज्यादा कंटिन्यूअसली चला, जो एक मेजर माइलस्टोन है। ये इंजन एक्टिवली कूल्ड स्क्रैमजेट फुल स्केल कंबस्टन टाइप का है, जिसमें हाई परफॉर्मेंस टेम्परेचर को हैंडल करने के लिए एक्टिव कूलिंग सिस्टम यूज होता है ताकि कंबस्टन लंबे समय तक स्टेबल रहे। तो स्क्रैमजेट इंजन एक स्पेशल एयर ब्रीथिंग प्रोपल्शन है, जिसमें कंबस्टन सुपरसोनिक एयर फ्लो के साथ होता है, जिससे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स मैक 5 से ज्यादा या 6000 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा स्पीड पर सस्टेन फ्लाइट कर पाते हैं। ये और इसी एक्सट्रीम स्पीड की वजह से इन मिसाइल्स को रडार और डिफेंस सिस्टम के लिए ट्रैक और इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल होगा। इसी साल पैरेड का थीम 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम है और ये पहली बार फेज्ड बैटल एरे जैसा कॉन्सेप्ट भी दिखाएगा, जहां बैटलफील्ड की तरह स्ट्रक्चर्ड डिस्प्ले दिखेगी। ये जो ऑपरेशन सिंदूर के टैक्टिक्स ये इसी रिपब्लिक डे पैरेड में दिखाएगी, ये न्यूज है, विच इज अ प्राउड थिंग फॉर आवर कंट्री। वेल, ट्रम्प हैज अनाउंस्ड अ न्यू टैरिफ। नहीं, वो एडिशनल 25% नहीं जो ईरान के साथ बिजनेस कर रहा है, और ना ही एक्स्ट्रा 10% टैरिफ नाटो नेशंस के ऊपर जो ग्रीनलैंड को यूएस एनेक्स से रोक रहे हैं, जो अब तक WF डावोस इवेंट के हुआ उसके बाद हालांकि ड्रॉप हो गया है। तो यूएस नहीं बल्कि ट्रंप ने एनवीडिया के एडवांस्ड एआई चिप्स को चाइना भेजने पर 25% इंपोर्ट ड्यूटी लगाया है। ये टैरिफ उन चिप्स पर लागू होता है जो यूएस से होकर एक्सपोर्ट होते हैं, खासकर चाइना के लिए। ये टैरिफ कुछ हाई एंड सेमीकंडक्टर्स के ऊपर भी लागू होते हैं, जैसे एनवीडिया H200 और AMD MI325X पर लगता है, और इसका मकसद यूएस सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन को बूस्ट करना और फॉरेन सप्लाई चेन डिपेंडेंस कम करना बताया गया है। नेक्स्ट टाइम अगर तुम हगोगे तब भी उसके ऊपर ट्रम्प टैरिफ लगा देगा, बोलते हुए कि ये क्वालिटी प्रोडक्ट है। अब मैं ये न्यूज पढ़ते पढ़ते ट्रम्प कहीं एक और ना लगा दे। Now the biggest news of the week is now officially metaverse is over. तुम्हें अगर याद होगा या फिर आईटी इंडस्ट्री को याद होगा कि 2021 में फेसबुक ने अपनी नाम बदलकर मेटा रखा था और प्रॉमिस किया था कि वो वीआर डिवाइसेस के थ्रू टेक्नोलॉजी का एक नया एरा शुरू करेगा। ये डिसीजन के पीछे एक अजम्पशन ये भी था कि जेनजी लोग ट्रेडिशनल सोशल मीडिया ऐप्स के बजाय फोर्टनाइट और रोब्लॉक्स जैसे ऑनलाइन गेम्स में ज्यादा सोशलाइज करना पसंद करते हैं। साथ ही रिब्रांडिंग का एक अलग मोटिव ये भी था कि कंपनी फेसबुक ब्रांड से जुड़ी नेगेटिविटी से दूर जा सके। टाइम के साथ साथ फेसबुक की इमेज काफी डैमेज हो चुकी थी उस टाइम, जैसे कैम्ब्रिज एनालिटिका डाटा प्रिवेसी स्कैंडल, फिर विशल ब्लोअर फ्रांस हॉगन के डिस्क्लोजर, जिसमें ये बताया गया कि कंपनी को प्लेटफॉर्म के बच्चों और टीनेजर्स पर पड़ने वाले नेगेटिव इफेक्ट्स का पता था। फिर कांग्रेस के सामने डिजिटल सर्वेलेंस पर हियरिंग्स और बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन का स्प्रेडिंग।
और मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस जैसे बहुत सारे कई सीरियस घिनौने एलिगेशंस। तो मेटा ने वर्चुअल रियलिटी पर जो बहुत बड़ा बेट लगाया था वो पिछले हफ्ते प्रैक्टिकली खत्म हो गया, जब रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी ने अपने रियलिटी लैब डिवीजन से लगभग 1500 एम्प्लॉई को ले ऑफ कर दिया, जो उसके यूनिट का टोटल स्टाफ का करीब 10% है, और साथ ही कई VR गेम स्टूडियोज भी बंद कर दिया। ये एक बहुत बड़ी रिवर्सल है, क्योंकि सिर्फ 4 साल ही पहले मेटा ने अपनी पूरी आइडेंटिटी मेटावर्स और VR विजन पर एक बहुत बड़ा बेट लगाया था, जो अभी ऑफिशियली इज नाउ ओवर। अब चैट जीपीटी यूजर्स के लिए एक बुरी खबर, जितने भी गरीब यूजर्स हो, तुम जो फ्री में चैट जीपीटी यूज कर रहे हो, वो सब अभी एड्स देखेंगे, वो भी चैट जीपीटी के यूआई के अंदर। इसमें मैं भी आता हूँ, एक्चुअली मैं गो यूज कर रहा हूँ, ये एड्स गो यूजर्स के लिए भी है। प्रीमियम पेइंग यूजर्स जैसे प्लस, प्रो, बिजनेस या एंटरप्राइज प्लान्स के लोगों को एड्स नहीं दिखेगा, और कंपनी एड्स को सेंसिटिव टॉपिक्स जैसे हेल्थ या पॉलिटिक्स के आसपास कभी भी फ्लो होने नहीं देगा। ये तो चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है। फिर एक नहीं, अगला 2 न्यूज एक बंदे से जुड़ा हुआ है। वी नो हिम वेरी वेल, हु इज इलन मस्क। ये मस्क भी एक अजीब जीव है, हर दिन कोई ना कोई न्यूज लाता ही रहता है। कोई नहीं, देख लो। पहला ये कि बंदा वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन होते हुए भी उसको $130 बिलियन चाहिए। क्यों? क्योंकि ओपन एआई इनिशियल टाइम्स में मस्क का सहारा ले लिए, बट इवेंचुअली जेटिसन्ड हिम फॉर द पर्पस बिहाइंड ओपन एआई। तो इलन मस्क का ये कहना है कि उन्होंने ओपन एआई को अर्ली स्टेज पर लगभग $38 मिलियन का फंडिंग और स्ट्रेटेजिक सपोर्ट दिया, जो कंपनी के ग्रो होने के लिए लगभग $500 बिलियन वैल्यूएशन तक पहुंचने में काफी इंपॉर्टेंट था। इसलिए मस्क का आर्ग्यूमेंट है कि जितनी वैल्यू बनी उसका प्रोपोर्शन उन्हें मिलना चाहिए। I am the reason OpenAI exists. How much money did you give them? I'm not sure the exact number, but it's some number on the order of $50 million. मस्क ये भी आर्ग्यू किया कि ओपन एआई ने अपना ओरिजिनल नॉन प्रॉफिट मिशन से डेविएट होकर फॉर प्रॉफिट स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया और माइक्रोसॉफ्ट के साथ डीप कमर्शियल पार्टनरशिप की, व्हिच वाज अनप्रोफेशनलिज्म एंड अनफेयर टू मस्क। इसी बेसिस पर मस्क ने ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट दोनों पर लॉसूट फाइल किया, जिसमें वो $79 बिलियन से $134 बिलियन तक डैमेजेस विथ लीगल कॉम्पेंसेशन मांग रहे हैं। ओपन एआई ने मस्क के इस एलिगेशन को बेसलेस और हैरेसमेंट कैंपेन का एक हिस्सा बताया और कहा कि ये केस स्पेकुलेटिव और स्ट्रॉन्ग लीगल फाउंडेशन नहीं रखता। माइक्रोसॉफ्ट ने हालांकि इस मैटर पर पब्लिकली कमेंट करने से मना कर दिया है। अब एक फेडरल जज ने इस केस को जूरी ट्रायल के लिए अलाउ कर दिया है, जो अप्रैल 2026 में ओकलैंड कैलिफोर्निया में होगा, जहां दोनों साइड्स के अपने एविडेंस और आर्ग्यूमेंट्स जूरी के सामने रखेंगे। फिर क्या होगा वो मैं अब सबको बता दूंगा। नेक्स्ट, जो मस्क का XAI कंपनी है वो अभी स्ट्रिक्ट एंड टफ गाइडलाइंस फेस कर रहा है EPA से, यानी द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी से। अब AI डेटा सेंटर को बहुत ज्यादा पावर की जरूरत होती है और XAI ने मेम्फिस के पास अपना जो कोलोसस डेटा सेंटर जल्दी लॉन्च करने के लिए ग्रिड का वेट किए बिना गैस टर्बाइन्स का यूज किया है। इन टर्बाइन्स को पहले टेम्पररी और नॉन रोड इंजिन्स बोला गया था, जिसका मतलब ये होता है कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के स्ट्रिक्ट क्लीन एयर एक्ट परमिट्स तुरंत अभी नहीं लेने पड़ते। ये एक रेगुलेटरी ग्रे एरिया यानी लूप होल था, और इस लूप होल का यूज इसीलिए किया गया क्योंकि AI रेस में टाइम क्रिटिकल है और फुल एनवायरमेंटल परमिट्स का वेट अगर होता तो मॉडल ट्रेनिंग और कंप्यूटर स्केल अप महीनों डिले हो जाता। लोकल रेसिडेंट्स और एनवायरमेंटल ग्रुप्स ने कंप्लेन रेज की क्योंकि साउथ मेम्फिस जैसे एरियाज में एयर पोल्यूशन और हेल्थ रिस्क ऑलरेडी हाई है। जब ये प्रेशर बहुत बढ़ा तो EPA ने जो रूल बनाया था उसको क्लैरिफाई और अपडेट कर दिया और बोला कि लार्ज लॉन्ग रनिंग AI डेटा सेंटर्स के लिए टर्बाइन्स टेम्पररी नहीं माना जा सकता। नाउ मूविंग नेक्स्ट टू सुंदर पिचाई। अब सुंदर पिचाई की मजे ही मजे। अल्फाबेट की मार्केट कैपिटलाइजेशन को $4 ट्रिलियन से क्रॉस किया है, जो एक हिस्टोरिक फाइनेंशियल अचीवमेंट है। इस रैली का मेजर ड्राइवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑब्वियसली इसका ग्रोथ है, और स्पेशली गूगल का जेमिनी AI मॉडल, जेमिनी एप्पल सीरी डील और मेजर AI ड्रिवन प्रोडक्ट्स के सक्सेस ने इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को बहुत ही स्ट्रांग बनाया है। इस माइलस्टोन के साथ अल्फाबेट एप्पल से ऊपर वैल्यूएशन में आया है पहली बार 2019 के बाद, और अब वर्ल्ड का सबसे वैल्यूएबल पब्लिक कंपनी लिस्ट में एनवीडिया के बाद सेकंड पोजीशन होल्ड करती है। फिर अगला न्यूज़ है ओपन AI से। एक्चुअली ये न्यूज़ ओपन AI से जुड़ा हुआ है। कैसे कि थिंकिंग मशीन लैब्स, अगर आपको मालूम होगा तो मीरा मुराती ने इस स्टार्टअप को बिल्ड किया है। इसमें एक मेजर लीडरशिप शेकअप हो गया है। इसके 2 को-फाउंडर्स बैरेट जॉफ और ल्यूक मेड्स स्टार्टअप को छोड़कर ओपन AI वापस ज्वाइन कर लिए हैं। अब ये इतना बड़ा न्यूज़ क्यों है अगर आप पूछोगे तो
पूछ लो। एक्चुअली इस को फाउंडर्स के ऊपर अनएथिकल कंडक्ट और कॉन्फिडेंशियल डेटा शेयरिंग का एलिगेशन लगाया गया है थिंकिंग मशीन लैब्स ने। अभी एलिस्ट एलिगेशन इंडस्ट्री में टैलेंट कंपटीशन और इंटरनल डिफरेंसेस को हाईलाइट करते हैं और एआई इंडस्ट्री में एक और छोटा सा बॉम्ब है जो मीरा मुराती के स्टार्टअप की ग्रोथ प्लान्स पर इंपैक्ट डाल सकता है। अभी ये भी एक ऐसा चीज हो गया है जिसके वजह से पूरे इंटरनेट कंपनीज अपने अंदर एक साइलेंट वॉर लड़ रहे हैं। लास्ट ईयर मार्क ज़करबर्ग को फेस करना पड़ा था, इस साल ये न्यूज। अभी तो मुराती के थिंकिंग मशीन लैब्स के सीटीओ सुमित चिंताला को अपॉइंट किया गया है जो पहले मेटा में काम किया करते थे और ये यान ली कुन के एक फेमस स्टूडेंट है जो पाइटॉच को इन्वेंट किया है। If you want to know more about Sumit Chintala or Yan Likun, then comment me with hashtag Sumit Chintala and hashtag Yan Likun in the comments. बना देंगे एक डेडिकेटेड वीडियो, नो प्रॉब्लम। अब जो न्यूज है वो OpenAI से है। रिसेंटली सैम ऑल्टमैन का एक और कंपनी सामने आया है जो BCI इंडस्ट्री से लिंक्ड है। BCI यानी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। स्टिल फिर भी अगर नहीं समझ पाए तो इलन मस्क का जो न्यूरल लिंक कंपनी है उसे मिलता जुलता है। हाँ, तो ये कंपनी को OpenAI ने इनिशियल इन्वेस्टमेंट में हेल्प किया है। अराउंड $25 मिलियन इन्वेस्ट किया है जिसका नाम है द मर्ज लैब्स। इसका टोटल वैल्यूएशन अप्रोक्सीमेटली $850 मिलियन हो चुका है। अब मर्ज लैब का एक अलग डायरेक्शन में काम कर रहा है जहां नॉन इन्वेसिव मेथड्स जैसे अल्ट्रासाउंड का यूज कर रहा है ताकि दिमाग के अंदर कोई इम्प्लांट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अनलाइक न्यूरलिंक जहां सर्जरी करनी पड़ती है जिसमें पेशेंट के दिमाग के अंदर एक कॉइन साइज चिप इम्प्लांट किया जाता है ताकि ब्रेन और कंप्यूटर के बीच एक डायरेक्ट कनेक्शन बन सके। टू मच टेक, राइट? आई बिलीव द सेम। द हॉटेस्ट टेक येट जो आगे बहुत सालों बाद रियलिटी बन सकता है। नाउ द नेक्स्ट बिग न्यूज इज सुनीता विलियम्स रिटायर्ड। सुनीता विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 को यूक्लिड ओहायो में हुआ था। एक इंडियन अमेरिकन फैमिली से आने वाली सुनीता ने यूएस नेवी में पायलट बनकर पहले अपनी एक बहुत बड़ी जंग जीती और 98 में नासा के टफेस्ट एस्ट्रोनॉट सिलेक्शन प्रोसेस को क्रैक किया। उन्होंने नासा के लिए 2 लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस मिशंस जो एक्सपेडिशन 14-15 और 32-33 है उसको संभाले, 7 स्पेस वॉक्स किए और लगभग 608 दिन स्पेस में रहकर ये दिखाया कि हिम्मत और ट्रेनिंग का कोई ग्रेविटी नहीं होता। लास्ट ईयर 32-33 मिशन के दौरान टेक्निकल और शेड्यूलिंग डिलेस की वजह से उनका स्टे प्लान काफी ज्यादा बढ़ गया। लगभग 9 महीने जीरो ग्रेविटी में जहां हर दिन बॉडी और माइंड दोनों की अल्टीमेट टेस्ट होती है, फिर भी उन्होंने कंप्लेन नहीं की, सिर्फ कमिटमेंट दिखाया। आज जब सुनीता विलियम्स रिटायर हो चुकी है, नासा उन्हें सिर्फ एक एस्ट्रोनॉट की नहीं बल्कि एक लीजेंड और मेंटर के रूप में ट्रीट कर रहा है। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि सपने अगर ईमानदारी से उठाया जाए तो स्पेस भी छोटा पड़ जाता है। मूविंग टू नेक्स्ट, प्लीज हियर मी आउट। चावल या राइस खाना बंद कर दो, इससे कैंसर होता है। फॉर गॉड सेक प्लीज डोंट ईट राइस एनीमोर। मत खाओ यार, मत खाओ प्लीज, मुझे भी मत दो राइस। द लैंसेट प्लैनेटरी हेल्थ के एक रिपोर्ट के हिसाब से राइजिंग एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड लेवल और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से राइस पैडीज की सॉइल केमिस्ट्री चेंज हो रही है धीरे धीरे, जिससे इनऑर्गेनिक आर्सेनिक यानी AS3+ का अपटेक राइस इम्प्लांट में काफी ज्यादा हो गया है। इनऑर्गेनिक आर्सेनिक ऑल्सो नोन एज कार्सिनोजन, जिसका लॉन्ग टर्म एक्सपोजर कैन रेज द रिस्क ऑफ कैंसर, लंग, ब्लैडर और स्किन, हार्ट डिजीज, डायबिटीज एंड अदर कंडीशंस एज वेल। राइस एक फ्लडेड यानी एनोरोबिक क्रॉप होने की वजह से नेचुरली आर्सेनिक ज्यादा ऑब्जर्व करती है और क्लाइमेट चेंजेस के साथ ये प्रोसेस और एक्सेलरेट हो रहा है जो लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क जैसे कैंसर्स और कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस और न्यूरल डैमेजेस से लिंक्ड है। इंडिया, बांग्लादेश, चाइना और साउथ एशिया की अलग अलग राइस डिपेंडेंट कंट्रीज सबसे ज्यादा वुलनरेबल है क्योंकि अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो फ्यूचर में फूड सेफ्टी एक ग्लोबल पब्लिक हेल्थ क्राइसिस बन सकती है, स्टार्टिंग विथ राइस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज फ्रॉम Asus। Asus ने CES 2026 में अपना पहला Wi-Fi 8 कॉन्सेप्ट राउटर कॉल्ड ROG Neocore को शोकेस किया है जो वर्ल्ड्स फर्स्ट रियल वर्ल्ड Wi-Fi 8 थ्रू आउट टेस्ट के रिजल्ट्स के साथ अनाउंस हुआ है। Wi-Fi 8 का फोकस सिर्फ स्पीड बूस्ट नहीं है बल्कि स्मार्टर कनेक्शंस, वाइडर IoT कवरेज और मच लोअर लेटेंसी प्रोवाइड करना है। मैन्युफैक्चरर के टेस्ट के हिसाब से ये Wi-Fi 7 के मुकाबले मिड रेंज थ्रूपुट 2 टाइम्स और लेटेंसी अप टू 6 टाइम्स बेटर दिखाता है। Well, अब अगर there is one chance given to you to put the top 1 tech of the year, then according to you, which is the one? You may think it is Apple's foldable iPhone, but actually it is not. Well, it is, but there are more. Well, अब iPhone foldable phone की बात कर ही रहे हैं तो कुछ स्पेशल ही होगा। चलो बताता हूँ इन द टॉप सेगमेंट ऑफ दिस वीक में।
वेल 2026 सितंबर WDC इवेंट जो एप्पल का ईयरली इवेंट है, वहां पर एप्पल इसी साल अपना पहला फोल्डेबल फोन लेके आएगा, बट शिपमेंट होगा 2027 में। बट द शो स्टॉपर ऑफ द ईयर इज अनडाउटेडली द फोल्डेबल आईफोन। वेट, सैमसंग ने अपना फोल्डेबल आईफोन ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है, ओप्पो ने अपना कर दिया है, वन प्लस का भी है, भूबे के पास अपना एक फोल्डेबल फोन है, शाओमी के पास भी अपना फोल्डेबल फोन है, टेक्नो नाम का कंपनी है जिसके पास भी अपना फोल्डेबल फोन है। हुआ वही तो मजाक का लिमिट ही क्रॉस कर दिया है, लॉन्चिंग ट्रिपल फोल्डेबल फोन। देन सैमसंग ऑल्सो फॉलोड इट एंड नाउ सैमसंग हैज ऑल्सो इट्स ट्रिपल फोल्डेबल फोन। और ये सब फोल्डेबल फोन अभी से नहीं बल्कि पिछले 4-5 साल से मार्केट में लॉन्च हुआ है, स्टार्टिंग विथ सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड, द फर्स्ट फोल्ड। तो अब तक क्यों एप्पल ने अपना फोल्डेबल फोन नहीं बना पाया? क्या एप्पल इतना भी कच्चा खिलाड़ी होकर रह गया? वेल, ऑन ए शॉर्ट टर्म द आंसर इज यस। लाइक एप्पल ने अपना इकोसिस्टम से पहले निकलना ही नहीं चाहता था, बट नाउ एप्पल को भी थोड़ी इनसिक्योरिटी होने लगी, हुई थोड़ी सी फील हुई। बट देयर वाज अ कैच, नॉट a single one but a lot of them, like manufacturing challenges, display panels, technical complexity, crease और hinge का complexity। वो क्या मैं अभी जस्ट क्रीज और हिंज का कॉम्प्लेक्सिटी बोला? यस, एप्पल ने इस क्रीज प्रॉब्लम को फिक्स किया है। बाकी आज तक जितने भी ब्रांड्स फोल्डेबल फोन ऑपरेट करते हैं वो सब में आप देखोगे तो क्रीज दिखाई देती है, एक क्रीज हल्का सा दिखाई देती है, महसूस भी होती है। बट एप्पल ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है बाय एडिंग लिक्विड मेटल हिंज। अब ये एक इनोवेशन है जिसका क्रेडिट एप्पल लेगा अपने प्रीमियम डिवाइस के लिए। वेट, फिर से एक और टर्म, प्रीमियमनेस। एप्पल अपने प्रीमियम स्टैच्यू को कायम रखने के लिए एक और स्टेप आगे बढ़ाया है। इस बार फोल्ड में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 कैमरा फोन, 4 जगह, दोनों फोल्डेबल एरिया में और 2 कैमरा प्राइमरी और बैक में दिया जाएगा। कैमरे के बारे में अगर बात कर ही रहे हैं तो एप्पल फोल्ड जो फोल्डेबल आईफोन है उसके केस में ये स्ट्रॉन्ग रिमर्स है कि इनर बिग स्क्रीन के अंदर एक अंडर डिस्प्ले कैमरा दिया जा सकता है, जिससे वहाँ कैमरा ऑलमोस्ट इनविजिबल होगा डायनामिक आइलैंड के प्लेस में। फुली इनविजिबल कैमरा प्लस नो डायनामिक आइलैंड का ड्रीम ज़्यादा रियलिस्टिकली 2027 या एनिवर्सरी आईफोन के लिए एक्सपेक्टेड है। इसी साल के लिए आई फील नहीं होगा बिकॉज ये टेस्ट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। कैमरा के बारे में अभी तक बात कर ही रहे हैं तो कैन यू बिलीव एप्पल इज गोइंग टू डिच फेस आईडी फॉर फिंगरप्रिंट एंड टच आईडी, वो भी साइड माउंटेड। आई मीन कम ऑन, एप्पल जिस टेक्नोलॉजी को फ्यूचर बोल के थका नहीं, उसी टेक्नोलॉजी को एप्पल डिच कर रहा है। आई मीन कम ऑन एप्पल। Leaked rumors also cite a 5000 mAh battery and support for next generation C2 modem for faster 5G and connectivity. Also rumored A20 Pro chip for high performance and efficiency. और इस प्रीमियम फोन का प्राइस अराउंड $1800 to $2500 होगा, which would make it the costliest iPhone of all time. Still और भी बहुत सारे चीज एप्पल इस साल अपना फोन और टेक के साथ ला सकता है, लाइक बहुत सारे OLED डिस्प्लेस अपना मैक और आईपैड में लाएगा, और एप्पल लवर्स के लिए एप्पल loves giving surprises and also loves giving mood ups as well. So we can only wait for the show in the coming September, है ना? What do you think? Tell me in the comments and please subscribe यार. Also share this video with your friends and families. बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने के लिए. I hope you understand. Also तुम बता सकते हो कि कौन कौन जगह मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ. I will definitely try. मूविंग टू नेक्स्ट सेगमेंट, बाजार न्यूज ऑफ द वीक। तो इथरनोविया एक सान होजे बेस्ड फिजिकल एआई सेमीकंडक्टर स्टार्टअप ने सीरीज बी फंडिंग राउंड में $90 मिलियन रेज किया है, जिसे एआई फोकस्ड फंड मैवरिक सिलिकॉन लीड कर रहा है और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर जैसे पोर्सा एशी और क्वालकॉम वेंचर्स भी साथ है। ये फंडिंग फिजिकल एआई यानी ऑटोनोमस व्हीकल्स, रोबोटिक्स और इंटेलिजेंट मशीन्स के रियल वर्ल्ड एआई सिस्टम के लिए हाई स्पीड इथरनेट प्रोसेसर इंफ्रास्ट्रक्चर को स्केल करने के लिए यूज की जाएगी, जिससे रोबोट्स और सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम ज़्यादा रिस्पॉन्सिव और एफिशिएंट बन सकती है। नाउ नेक्स्ट एआई वीडियो स्टार्टअप हिग्सफील्ड, जो एक्स स्नैप एआई हेड एलेक्स मास्टरॉफ ने बनाई थी, उन्होंने अपना सीरीज ए राउंड एक्सटेंड करके $80 मिलियन और रेज किया, जिससे कंपनी की टोटल फंडिंग 130 मिलियन और वैल्यूएशन 1.3 बिलियन तक पहुंच गई है। हिग्सफील्ड का एआई वीडियो क्रिएशन प्लेटफॉर्म 15 मिलियन ज़्यादा यूजर्स और 200 मिलियन एनुअल रेवेन्यू रन रेट अचीव कर चुका है, और अब वो प्रोफेशनल सोशल मीडिया मार्केटियर्स और ब्रांड्स के लिए टूल्स पर फोकस कर रहा है। फिर नेक्स्ट एआई स्टार्टअप प्रैक्सिस प्रो ने $6 मिलियन सीड फंडिंग रेज किया है,
जो एलिकॉप ने लीड किया और फ्लाई ब्रिज और साउथ लो वेंचर्स और जील कैपिटल पार्टनर से भी पार्टिसिपेट किया इसमें। ये प्लेटफॉर्म मेडिकल सेल्स रेप्स को एआई पावर ट्रेनिंग और कोचिंग टूल्स प्रोवाइड करता है ताकि वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के साथ बेटर कम्युनिकेशन और कंप्लेंट सेल्स कर सके। ये प्रैक्सिस प्रो का फोकस स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स पर है जो लाइफ साइंसेस के डेटा के थ्रू रेप्स को रियलिस्टिक प्रैक्टिस और सिनेरियो बेस्ड लर्निंग देकर उनकी स्किल्स को स्ट्रांग बनाता है और ये फंडिंग R&D और प्रोडक्ट ग्रोथ में यूज होगी। नाउ द नेक्स्ट बिग न्यूज इज एप्पल पे। एप्पल पे इज कमिंग टू इंडिया। एप्पल पे इंडिया में 2026 के एंड तक लॉन्च हो सकता है जैसे कि एक रिपोर्ट बताती है, लेकिन इसके लिए अभी रेगुलेटरी अप्रूवल्स और बैंक्स कार्ड्स नेटवर्क के साथ फाइनल एग्रीमेंट्स और बातें चल रही है। और इंडिया को मिला के एप्पल पे अगर रोल आउट होता है तो एप्पल पे विल बी अवेलेबल ऑन इट्स 90th कंट्री इन द वर्ल्ड। फिर एक और बहुत बड़ा न्यूज़ है फ्रॉम जोमेटो। दीपेंद्र गोयल जो जोमेटो के फाउंडर भी हैं, उन्होंने अनाउंस किया कि वो इटरनल्स जो उनकी कंपनी है उनके CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर के पद से 1 फरवरी 2026 से रिजाइन कर रहे हैं और अपने एग्जीक्यूटिव रोल छोड़ के वो अपना जो कंटिन्यू स्टार्टअप है और उनका जो एक एविएशन स्टार्टअप है उसके ऊपर फोकस करेंगे। उनकी जगह अलबिंदर धिंसा जो पहले ब्लिंकिट के फाउंडर और CEO रहे हैं, नए ग्रुप CEO के रूप में डे टू डे ऑपरेशंस और डिसीजन मेकिंग हैंडल करेंगे, जबकि गोयल कंपनी के वाइस चेयरमैन के रूप में बोर्ड पर बने रहेंगे और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी पर भी फोकस करेंगे। इसके साथ हम आज के एपिसोड को एंड करेंगे यहीं पर। आई होप यू लाइक्ड द वीकली अपडेट। मिलते हैं ऑन कमिंग मंडे। सी यू, तब तक एंजॉय, लाइक शेयर सब्सक्राइब। पीस। हर हर महादेव।